हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज इस वीडियो में मैं आपको लेक्चर 4 पढ़ाऊंगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का। और इस लेक्चर में मैं आपको ईथर के बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर और केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में पढ़ा रहा हूँगा। आई होप आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3.1 एंड लेक्चर 3.2 देख लिया है। अगर वो सब चीज़ें देख रखी होंगी तभी आपको आगे मजा आएगा। आपके बोर्ड में कन्वर्जन की रिएक्शन आती है, आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा, प्रोडक्ट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसका मेथड लिख करके बताइए। इसके लिए आप पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है उसके लिए आप जाकर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हमारा मेन टॉपिक है ईथर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स के चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने आपको SN2 रिएक्शन के बारे में बताया था, उसका ही यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे देख लीजिए, हमारे पास ये एल्काइल ब्रोमाइड है। हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, मिथाइल ब्रोमाइड ले रखा है। इसका मतलब हमने CH3Br ले रखा है। जो हमारा ब्रोमीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का है, इस वजह से उस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर डेल प्लस चार्ज आएगा। ये चार्जेज इस वजह से आते हैं क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे ब्रोमीन की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ब्रोमीन की तरफ, इस वजह से ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन पर आएगा उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा। इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराते हैं, मतलब कि हम CH3O नेगेटिव Na+ के साथ कराते हैं, तो हमें ये ईथर मिल जाता है और इसके साथ में हमें NaBr मिल रहा होता है। यहाँ पर हम जो रिएक्शन देख रहे हैं ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। देखो भैया, इस ऑक्सीजन पर जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के सेंटर पर अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक कर रहा होगा तो इस कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ब्रोमीन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। अगर ब्रोमीन की खोपड़ी पे आएंगे तो ब्रोमाइड आयन सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा और यहाँ वाला Na+ और ये ब्रोमाइड आयन मिल करके NaBr बना देगा। और हमारा जो ये CH3O वाला पार्ट है वो CH3 से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हमें CH3O CH3 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें ईथर मिल जाएगा। इतनी चीज़ समझने में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से SN2 रिएक्शन समझा हुआ है। ईथर को बनाने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन मेथड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और इस सिंथेसिस में हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया है, SN2 मैकेनिज्म वाला। ये आपके डली 2010 में, CBSE 2010 में पूछा जा चुका है और आगे भी ये आता रहेगा। यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे, हमें प्रोडक्ट में ईथर मिल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये सोडियम एल्कोक्साइड बनाते कैसे हैं। तो पहले समझो भैया, हमारा NaOH दिखता कैसा है। NaOH कैसा होता है भैया? ऐसा पेलेट्स की तरह दिखता है। पेलेट्स का मतलब हुआ कि छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, ऐसा कुछ व्हाइट कलर का दिखता है हमें, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड बनाने के लिए हम लेते हैं NaOH। ये जो आप देख रहे हो ये है NaOH का सॉलिड फॉर्म। इसको हम मान लीजिए एक बीकर में ले लेते हैं। इसके बाद हम इसमें पानी मिला देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? एक्वस NaOH मिल जाएगा। जो हमारा ये NaOH होता है सॉलिड के फॉर्म में जो आपको दिख रहा है, ये पानी में बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होने के बाद एकदम साफ सुथरा क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। अभी जो हमें एक्वस NaOH मिला, इसमें हम अगर कोई अल्कोहल मिला दें, मान लीजिए ROH मिला दें, तो देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, ROH विद NaOH। देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, जो ये OH है वहां पर जो हाइड्रोजन है उस पर डेल प्लस चार्ज होगा, हमारे ऑक्सीजन पर क्या होगा, डेल नेगेटिव चार्ज होगा। और जो NaOH होगा वो OH नेगेटिव देगा, तो ये OH नेगेटिव यहाँ से H+ लेके चला जाएगा। तो इस ऑक्सीजन की खोपड़ी पे हमें नेगेटिव चार्ज मिल रहा होगा, मतलब कि हमें RO नेगेटिव मिल रहा होगा। और इसका काउंटर पार्ट क्या रहेगा, Na+ रहेगा। तो इस तरीके से हमें सोडियम एल्कोक्साइड मिल जाता है जब हम एक्वस NaOH को ROH के साथ मिलाते हैं। तो अब जो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड मिला है उसमें हम एल्काइल हैलाइड मिला देंगे, तो हमें प्रोडक्ट में ईथर मिल रहा होगा। यहाँ पर हम SN2 रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया ये SN2 रिएक्शन के अंदर कौन सा ऐसा एराइल हैलाइड जो रिएक्शन देता है और कौन ऐसा है जो रिएक्शन नहीं देता है। तो पहले देखते हैं एल्काइल हैलाइड वाले में। मान लीजिए हमने ले लिया मिथाइल हैलाइड, तो हमारे मिथाइल हैलाइड में इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो किसी न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक कराना बहुत ही आसान है इस कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के बैक साइड से, क्योंकि SN2 रिएक्शन के अंदर हम कार्बन और X बॉन्ड के बैक साइड से अटैक कराते हैं।
इसका मतलब ये हुआ मिथाइल हैलाइड जो होगा वो SN2 रिएक्शन देता है। जो हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है उसके इस कार्बन पर एक कार्बन प्रेजेंट होगा और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पर अप्रोच करना चाहे तब कर सकता है, क्योंकि अभी वहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, वहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही कम है। इसका मतलब हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी देगा। हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी SN2 रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक करता है और ये X निकल के बाहर आ जाता है। अब हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की। इसमें जो एक आपको कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन पर 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो किसी न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बैक साइड से अटैक कराना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब हमारा ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देता। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है SN2 रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को यूज करके हम ईथर बनाने की कोशिश करें तो वो ईथर नहीं बन पाएगा। अब हम आते हैं हेलो एरीन वाले पार्ट में, मतलब एराइल हैलाइड वाले पार्ट में। यहाँ पर ये बेंजीन पर अगर मान लीजिए कोई X लगा हुआ है तो क्या ये SN2 रिएक्शन दे सकता है? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा आसानी से, क्योंकि ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा होगा। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसको तोड़ना कठिन होगा, क्योंकि वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से उसको तोड़ना कठिन हो जाएगा। अभी जो हमने डिस्कस किया उससे हमें ये पता चला कि हमारा हेलो एरीन और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते। इसका मतलब अगर हमें हैलाइड लेना है तो हम एराइल हैलाइड नहीं लेंगे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे। कब? जब हम ईथर बना रहे होंगे तब। याद रखना इस पॉइंट को, ईथर बनाते वक्त आपको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड एज अ रिएक्टेंट नहीं लेना है। तो चलिए रिएक्शन की तरफ लौटते हैं। यहाँ पर RX है, इसके रिएक्शन हमने R-O नेगेटिव Na+ के साथ कराया तो हमें यहाँ पर R-OR मतलब ईथर मिल रहा है और साथ में NaX मिल रहा है। यहाँ पर जो हमें R दिख रहा है ये R क्या क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, लेकिन जो ये R है वो कभी भी 3 डिग्री और फेनाइल नहीं हो सकता। अभी जो हमने रिएक्शन देखा उसमें जो हमारा R-O नेगेटिव है, ये O का नेगेटिव चार्ज जाकर के अटैक कर रहा होगा इस R के ऊपर और ये RX बॉन्ड टूट जाएगा तो इस तरीके से हमें NaX मिल जाएगा और R-OR मतलब हमें ईथर मिल जाएगा। इस रिएक्शन में देखो हम R पर अटैक करवा रहे हैं, तो अगर ये R बहुत छोटा हो मतलब मिथाइल हो तो उस पर अटैक कराना बहुत आसान होगा। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी मौका मिले तो R को क्या करो, बहुत छोटा लो ताकि उस पर आसानी से SN2 रिएक्शन करवा सकें। इसको आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। मान लीजिए हमारा जो ये R है, एक मान लीजिए हमको मिथाइल दिया जाए, दूसरा दिया जाए इथाइल, तो बताइए कौन से रिएक्शन की रेट अच्छी होगी? तो शायद आपका जवाब आने वाला है कि मिथाइल में अच्छी होगी, क्योंकि मिथाइल में उस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जबकि इथाइल में उस कार्बन पर जिस पर हम अटैक कराने वाले हैं, जिस पे हमारा X लगा हुआ है, उस पर 1 कार्बन होगा और 2 हाइड्रोजन होगा। तो इथाइल के केस में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी तो उस पर अटैक कराना मुश्किल होगा। इस वजह से 1 डिग्री में SN2 की रेट पीछे आती है और मिथाइल वाले की रेट आगे आएगी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड कहने का मतलब देखो भैया हो गया Na+ सोडियम, और फेनॉक्साइड का मतलब है कि हमारा जो फिनॉल वाला ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो हमें जो ये दिख रहा है ये क्या है? सोडियम फेनॉक्साइड है। सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन अगर CH3Br के साथ दी जाए तो हमें यहाँ पर ये ईथर मिल रहा होगा। कैसे मिला देख लीजिए, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा तो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ब्रोमीन की खोपड़ी पे चले जाएंगे और प्रोडक्ट के अंदर हमें NaBr मिल रहा होगा। और ये वाला पार्ट देखो CH3 से कनेक्ट होकर के ये मिल जाएगा और ये है क्या? एनिसोल है। ये जो हमने रिएक्शन देखा ये आसानी से हो सकती है क्योंकि इस रिएक्शन में हम इस कार्बन पर अटैक करा रहे हैं और मिथाइल पर अटैक कराना तो बेहद आसान होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस एनिसोल को बनाने का तरीका ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ पर सोडियम मिथॉक्साइड ले लें और उसकी रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन के साथ करा दें।
तो चलिए देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। जो हमारा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जब वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, हम ये सोच रहे होंगे कि हमारा ये कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और ब्रोमाइड आयन बन जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। तो जवाब है नहीं, क्योंकि आप इस कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। वैसे भी ये है क्या, एराइल हैलाइड, और जो हमारा एराइल हैलाइड होता है वो SN2 रिएक्शन तो देता ही नहीं है। इसका मतलब ये वाले रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। शायद आपका कंफ्यूजन दूर हुआ हो कि इससे हम एनिसोल नहीं बना सकते, लेकिन ये ऊपर वाले मेथड को लगा करके हम एनिसोल बना सकते हैं, क्योंकि जिस कार्बन पर हम अटैक कराते हैं वो कार्बन ऐसा होना चाहिए जो SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर सके। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला जाएगा आप ये ईथर बनाइए विलियमसन ईथर सिंथेसिस को यूज करके। तो देखो भैया, इस ऑक्सीजन के इस किनारे भी वही चीज़ लिखी है, इस किनारे भी वही चीज़ लिखी है। मतलब कि जो हमारा ये ईथर है वो क्या है, एक सिमेट्रिकल ईथर है। तो सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इतने पार्ट का आप क्या करिए, इसका एल्कोक्साइड ले लीजिए, और इतने पार्ट में जो ये वाला कार्बन है उस पर कोई भी क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड ला करके लगा दीजिए। यही हमने यहाँ पर किया भी हुआ है। देखिए हमने क्या लिया, CH3CH2O नेगेटिव विद Na+, मतलब कि हमने यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने करा दिया है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तब जाकर के हमें ये मिल जा रहा है। देखो भाई, हमारा जो ब्रोमीन है उस पर क्या होगा, डेल नेगेटिव चार्ज, और इस हमारे कार्बन पे होगा डेल प्लस चार्ज। जो हमारा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर देखिए अटैक कर रहा होगा, तो ये ब्रोमीन क्या होगा, निकल करके बाहर आ जाएगा ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में, और ये Na+ इसके साथ गठबंधन करके ये NaBr बना रहा होगा। आई होप आपको इसको समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ये वाला ईथर बनाना है। तो देखो भैया, इस ऑक्सीजन के इस किनारे इथाइल लिखा है, और इस साइड देखिए टर्सरी ब्यूटाइल वाला पार्ट लिखा है। तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर है। अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर है तो अब की बार आपको सावधान रहना होगा कि आप किस पार्ट से एल्कोक्साइड बनाओगे और किस पार्ट से एल्काइल हैलाइड बनाओगे। इसको बनाने का दो चांस हो सकता है। देखो, ऑक्सीजन के इस साइड वाले को मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एल्कोक्साइड ले लिया। तो देखिए हमने यहाँ पर ये एल्कोक्साइड ले रखा है। ये क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। ये क्या है, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। इस ब्यूटॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम इस वाले एल्काइल हैलाइड के साथ कराएं तो निश्चित रूप से हमें ये ईथर मिल रहा होगा। यहाँ पर भी वही कार्यक्रम करना है कि इस कार्बन पे हमें अटैक कराना है इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस वाले पार्ट से हमने क्या ले लिया, एल्कोक्साइड ले लिया, और इस वाले पार्ट से हमने क्या बना दिया, एल्काइल हैलाइड बना दिया। तो देखिए ये वाला एल्काइल हैलाइड कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। मान लीजिए हमने इस कार्बन पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया है, और इतने पार्ट से हमें क्या बनाना है, एल्कोक्साइड। तो हमने Na+ के साथ इसको जोड़ लिया, तो हमें ये मिल रहा है यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड, और ये मिल जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमें ये देखना है क्या ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखो हमारा जो ये कार्बन है एल्काइल ब्रोमाइड वाला, ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है। तो जो हमारा ये ऑक्सीजन नेगेटिव है ये क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा। क्या ये ऑक्सीजन इस 3 डिग्री कार्बन पर आसानी से अटैक कर पाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमारा ये कार्बन कैसा था, 3 डिग्री था, और 3 डिग्री पर कभी भी SN2 रिएक्शन हम करवा ही नहीं सकते। इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके दूसरे किसी लिविंग ग्रुप को हटा नहीं सकता, मतलब कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता। इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस ईथर को बनाने का यहाँ पर सिर्फ यही एक तरीका होगा जो आप यहाँ पर देख रहे हो। आप कभी भी इससे ये वाला ईथर बनाने की कोशिश मत करना, वो गलत हो जाएगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जो हमारा ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसमें हम क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन करवा रहे होते हैं। एक पार्ट हम एल्कोक्साइड लेते हैं और दूसरा पार्ट हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो देखो भैया, अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा तो निश्चित रूप से SN2 रिएक्शन नहीं होगा। अगर SN2 रिएक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, एक लिमिटेशन है कि आपको ऐसा एल्काइल हैलाइड नहीं लेना है कि जो SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। अब सवाल यह आता है कि अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो क्या कोई और रिएक्शन पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ। यहाँ पर एक्चुअली एलिमिनेशन की रिएक्शन हो जाती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक ही सिस्टम से हमें यहाँ पर H और Br हटता हुआ दिख रहा होगा।
तो चलिए इस रिएक्शन को समझा देता हूँ। ये क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और इस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने करा दिया है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो हमें ये एल्कीन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो देखिए, इसको हम क्या बोल रहे होंगे, एल्कोहलिक NaOH बोल रहे होंगे। एल्कोहलिक NaOH कहने का मतलब है कि हमने क्या ले रखा है, C2H5OH ले रखा है। इसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ करा दिया तो हमें क्या मिल गया, सोडियम इथॉक्साइड मिल गया। और जो हमारा सोडियम इथॉक्साइड है वो बेस का काम करेगा, और वो बेस का काम करेगा तो उसको H+ पसंद होगा। जो ऑक्सीजन का ये नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा H+ पाने के लिए। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे कार्बन और कार्बन के बीच में, और इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो इस कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ब्रोमीन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड दिखेंगे। एक पहले से सिग्मा था ही, एक नया यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है इस वजह से इसको हम एल्कीन घोषित कर रहे होंगे। हमने किया क्या भैया, सिंपल सी बात कि हमने हाइड्रोजन हटा दिया और ब्रोमीन हटा दिया। इसका मतलब हमने एलिमिनेशन की रिएक्शन करवा दी। तो ध्यान रखना कि इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी ऐसे के साथ करवाने पर यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन की रिएक्शन हो जाएगी। यही है लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। हम यहाँ पर देखिए एक ईथर ले रहे हैं, जब उसकी रिएक्शन HX के साथ कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ पर ROH मिल रहा होता है और R-X मिल रहा होता है। इसका मतलब जब हम ईथर को HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें वहाँ पर एक एल्कोहल मिलेगा और एक वहाँ पर एल्काइल हैलाइड मिल रहा होगा। जो हमने अभी रिएक्शन देखा, अब उसके हम मैकेनिज्म को देखेंगे। देखो भैया हमारा है ये ईथर, इस ईथर में इस ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। और ये जो हमारा HX है वो क्या एसिड है, अगर एसिड है हमें क्या देगा, H+ देगा। जब हमारा ये H+ सोल्यूशन के अंदर आएगा तो इस ऑक्सीजन को थोड़ी मोहब्बत जागेगी। ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर जो प्रेजेंट आपका इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के फॉर्म में, उसको भेजेगा किसकी तरफ, H+ की तरफ। तो ये H+ जा करके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इस वजह से ये न्यूट्रल हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रोटोनेटेड ईथर मिल जाएगा। यहां पर प्रोटोनेटेड बोलने का मतलब है कि एक प्रोटॉन मतलब H+ जाकर के जुड़ गया है किससे, ईथर से। अब जो ये हमें प्रोटोनेटेड ईथर मिला है, इस प्रोटोनेटेड ईथर पे जब हम X नेगेटिव की रिएक्शन करवाएंगे तो इस रिएक्शन को कराने के हमारे पास 2 तरीके होंगे। एक तो SN2 मैकेनिज्म होगा, दूसरा SN1 मैकेनिज्म होगा। तो हमें ये देखना है कि आखिरकार ये SN2 कब कराना है और SN1 कब कराना है। ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक में बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं और लास्ट तक पेपर में उनको समझ में नहीं आता। तो चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। ये जो आप प्रोटोनेटेड ईथर देख रहे हो, इसमें अगर हमारा जो R है या जो हमारा R- है, ये अगर दोनों ही स्मॉल साइज के हैं तभी वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म लग पाएगी। यहाँ पर स्मॉल साइज कहने का मतलब है कि जो हमारा ये R ग्रुप है और R- ग्रुप है, इनमें से कोई भी मिथाइल हो सकता है, इनमें से कोई भी 1 डिग्री एल्काइल हो सकता है। और जब ये R और R- मिथाइल या 1 डिग्री एल्काइल होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये R है अगर वो मिथाइल है, हमारा जो ये R- है अगर वो मिथाइल है, इसका मतलब हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया जा रहा है जो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें CH3 ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन है और उसके बगल में CH3 लिखा है। तब उस पर अगर आप X नेगेटिव से अटैक कराओ तो वहाँ पर हमें SN2 मैकेनिज्म लगाना है। इसी तरीके से अगर हमारा जो R है वो मिथाइल है और हमारा R- जो है 1 डिग्री एल्काइल है, तब भी वहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा। और हमारा R जो है अगर 1 डिग्री एल्काइल हो जाए, R- भी हमारा 1 डिग्री एल्काइल हो जाए, उस केस में भी हमें SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो कराना है। अब आपके खोपड़ी में आ रहा होगा कि सर ये SN1 मैकेनिज्म हम कब कराएंगे, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो देखो भैया, अगर R और R- इनमें से कोई भी एक 3 डिग्री एल्काइल हो जाए या दोनों ही 3 डिग्री एल्काइल हो जाएं, उस केस में यहाँ पर आपको SN1 मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। जब ये मैंने बोला उसको मैं समझा देता हूँ। मान लो जो हमारा R है वो 3 डिग्री एल्काइल है और हमारा जो R- है, चाहे वो मिथाइल हो या 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, तब भी उस केस में हमें SN1 मैकेनिज्म कराना है।
तो बस आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, आर या आर डैश में से अगर कोई 3 डिग्री एल्काइल का पार्ट होगा तो वहाँ पर तो भैया SN2 मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पर हम बैक साइड से अटैक नहीं करा सकते। इसका मतलब हम SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करा सकते। लेकिन 3 डिग्री एल्काइल पार्ट से हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकते हैं जो कि स्टेबल होता है। इस वजह से वहाँ पर SN1 मैकेनिज्म लगाया जाएगा। अब लौटते हैं अपने SN2 मैकेनिज्म की तरफ। तो देखो भैया, पहले स्टेप में तो यही हो रहा है कि हमारा क्या बन रहा है, प्रोटोनेटेड ईथर बन रहा है। इस प्रोटोनेटेड ईथर में मान लीजिए X नेगेटिव से हमने रिएक्शन करवाया SN2 फैशन में और हमें प्रोडक्ट में ROH और R-X मिल गया है। तो चलिए इसको मैकेनिज्म से समझ लेते हैं। लेकिन मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए हमारा जो R है ये हम ले रहे हैं इथाइल, मतलब CH3CH2 है, और हमारा जो R- वो क्या है, मिथाइल, मतलब CH3 है। अब हमने जो ये एग्जाम्पल अपना लिया है, अब इस पर हम X नेगेटिव से अटैक करा करके SN2 मैकेनिज्म को सीख रहे होंगे। तो देखो भैया, जो हमारा यहाँ पे X नेगेटिव है, ये X नेगेटिव इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और वो इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर अटैक करेगा तो उसको कम हिंड्रेंस मिलेगा क्योंकि इस पर 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। लेकिन हमारा X नेगेटिव जो है, अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो उस पर 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, मतलब इतना बड़ा ग्रुप है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे X नेगेटिव का इस पर अटैक कराना शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्राउडिंग ज़्यादा है। लेकिन अगर आप X नेगेटिव का अटैक इस कार्बन पर करा रहे हो तो आसानी से हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से अटैक हो पाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर भीड़ ज़्यादा नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं है। तो मैकेनिज्म के अंदर हमें देखने को भी यही मिलेगा कि हमारा जो X नेगेटिव होगा वो इस कार्बन पर जब अटैक कर रहा होगा तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमें इस तरीके से CH3CH2OH मतलब इथेनॉल मिल जाएगा। और हमने जो X नेगेटिव अटैक कराया था CH3 के ऊपर वो जुड़ करके CH3X बन जाएगा। तो जो मैंने अभी पढ़ाया उसको थोड़ा रिवाइज करके बता देता हूं। तो देखो भाई, हमारा जो X नेगेटिव है हमें उस कार्बन पर अटैक कराना है जहां पर भीड़ कम है, इस वजह से हमने यहां पर अटैक कराया और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। अब चलिए चर्चा करते हैं SN1 रिएक्शन के ऊपर। SN1 रिएक्शन के अंदर भी हमारा पहला स्टेप तो सेम रहेगा। पहले स्टेप में हम इस ईथर की रिएक्शन जब HX के साथ कराएंगे तो ये HX हमें H+ देगा और ये H+ जो है इस ईथर के साथ रिएक्शन करके हमें प्रोटोनेटेड ईथर दे रहा होगा। मान लीजिए हमारा जो ये प्रोटोनेटेड ईथर है इससे हमने आगे रिएक्शन करवा दिया है X नेगेटिव के साथ SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, और अगर हमें ये प्रोडक्ट मिल गया है तो अब हमें ये समझना है कि इसका मैकेनिज्म कैसा रहा होगा। इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं R की जगह पर ये 3 डिग्री एल्काइल ले रहा हूँ और R- को मैं CH3 ले रहा हूँ। SN1 रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो भैया, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ रहे हैं जहां पर पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। इस वजह से वो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और वो हमें CH3OH के रूप में मिलेगा। और यहाँ वाला जो कार्बन है उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अब जो ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बना है, इस पर अगर हम रिएक्शन करवा दें X नेगेटिव के साथ तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब कि हमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल रहा होगा। अभी जो हमने सीखा है उसका कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए भैया, हमें दिया गया है ये ईथर, उसकी रिएक्शन करानी है HI के साथ। अभी हमने देखा था कि जब HX के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो CH3 के साथ X आ रहा था और CH3CH2 के साथ OH आ रहा था। सिंपल सी बात, X की जगह हमने क्या ले रखा है, आयोडीन ले, इस वजह से CH का आयोडीन आ रहा होगा और हमें ये साथ में इथेनॉल मिल रहा होगा। ये जो हमने रिएक्शन देखा उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो भैया, इस वाले ऑक्सीजन पे होगा लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ के ऊपर अटैक करेगा। अगर ये लोन पेयर H+ के ऊपर अटैक करेगा तो इस हमारे H+ को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हमारा जो ये H+ है ये न्यूट्रल हाइड्रोजन के फॉर्म में ऑक्सीजन से जाकर के कनेक्ट हो जाएगा एक बॉन्ड के थ्रू, और हमारे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किया है। हम H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और देखो भैया, हमारा जो प्रोटॉन है वो हमारे ईथर के साथ कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से हम इसको प्रोटोनेटेड ईथर बोलते हैं।
अब हमें जो ये प्रोटोनेटेड ईथर मिला है उसमें हम आई नेगेटिव का क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। मतलब हम यहाँ पर SN2 रिएक्शन करा रहे होंगे। हमारा जो ये आई नेगेटिव है वो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और ये आई नेगेटिव जाकर के यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। देखो भैया ये जो हमारा कार्बन है ये है 1 डिग्री कार्बन, लेकिन ये क्या है, मिथाइल है। और हमने पढ़ा हुआ है SN2 रिएक्शन के अंदर कि मिथाइल पर अटैक कराना आसान होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री। इस वजह से हम आई नेगेटिव को यहाँ पर अटैक करा करके प्रोडक्ट बनाने वाले होंगे। तो देखो भैया हमारा आई नेगेटिव अगर इस पर अटैक करेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे जहां पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था। क्योंकि इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो इस तरीके से हमें CH3CH2OH मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है इथेनॉल के फॉर्म में। और हमारा जो ये आई है वो CH3 के साथ कनेक्ट होकर के CH3I दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की। ये हमें ईथर दिया गया है, यहाँ पर HI की रिएक्शन कराने पर हमें ये अल्काइल हैलाइड मिलता है और ये अल्कोहल मिल रहा होता है। अब हमें इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करना है। तो जो चीज़ यहाँ पे दी गई है उसको हमने देखिए एज ए रिएक्टेंट यहाँ पर ले रखा है। तो हमारे इस ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। हमें HI क्या दे रहा होगा, H+ दे रहा होगा। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक कर रहा होगा इस H+ के ऊपर, तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। तो यहाँ पर न्यूट्रल CH3OH मिल रहा होगा, क्योंकि देखिए भैया यहाँ पे CH3 और ये वाला पार्ट निकल के बाहर आ जाएगा। क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे चला गया है ऑक्सीजन की खोपड़ी पे, इसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया, इस वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बचा हुआ पार्ट क्या था, आई नेगेटिव। यही आई नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और हमें इस तरीके से ये एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन कराई गई है या SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन कराई गई है, तो शायद आपका जवाब होगा SN1 मैकेनिज्म से कराई गई है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कार्बोकैटायन बना रहे हैं। और इस ईथर के एक तरफ हमें क्या दिख रहा है, 3 डिग्री का पार्ट दिख रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर SN1 रिएक्शन ही होगा। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेंजीन CH2 ऑक्सीजन, फिर बेंजीन लगा दिया गया है, सामने HI रेखा हुआ और ये हमें प्रोडक्ट दिया गया है। आप ये प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो उसका मैकेनिज्म चलिए देख लेते हैं। देखो भैया ये हमारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। वो HI के दिए हुए H+ पर अटैक करेगा तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमारा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आके कनेक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन की खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने H+ तो यूज कर लिया, बचा क्या, आई नेगेटिव। अब हमारा जो ये आई नेगेटिव है वो इस कार्बन पर भी अटैक करा सकता है और हमारे इस कार्बन पर भी अटैक करा सकता है। देखो भैया बेंजीन की खोपड़ी पे कभी भी किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक मत करवाना, ये आसान काम नहीं है। हम यहाँ पर अटैक नहीं करवा सकते क्योंकि बेंजीन की खोपड़ी पे SN2 और SN1 दोनों पॉसिबल नहीं होते। इस वजह से देखो ये वाली रिएक्शन तो नहीं होने वाली है। तो हमारा आई नेगेटिव कहाँ पे अटैक करा रहा होगा, इस कार्बन पे अटैक करा रहा होगा। यहाँ पर क्यों कर पाया ये रिएक्शन, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, अभी ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन पर आसानी से SN2 रिएक्शन करवाया जा सकता है। मतलब कि हमारा आई नेगेटिव इस पर अगर अटैक करेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। अगर ऑक्सीजन की खोपड़ी पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और हमें यहाँ पे फिनॉल मिल रहा होगा। तो देखो भैया इतने पार्ट से हमें क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया और हमारा ये जो आई है वो इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा तो हमें CH2I मिल रहा होगा और ये हमारा CH2 किससे जुड़ा हुआ था, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ था। अगर कोई पूछे इसका नाम बताइए क्या होगा तो वहाँ पर आप जवाब दीजिए कि ये बेंजाइल आयोडाइड है। अगले रिएक्शन में हमें एनिसोल की बात करनी है। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन की खोपड़ी पे OCH3 लगा दो, इसी को एनिसोल बोलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन HI के साथ कराया जाए तो हमें फिनॉल मिलता है और CH3I मिल रहा होता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारा ये ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है, इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस की फिनोमिना होगी। और अगर रेजोनेंस की फिनोमिना होगी तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड थोड़ी देर के लिए आएगा। इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। अगर यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा तो निश्चित रूप से इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन होगा। अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना कठिन होगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कराने की जहमत नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वो बॉन्ड तो टूटने वाला ही नहीं है। अभी जो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा है उसी को हम मैकेनिज्म में लगाने वाले हैं। ये हमारा एनिसोल है, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए एक लोन पेयर ने क्या किया, H+ के ऊपर अटैक करा दिया तो इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ने वाला, हाइड्रोजन जुड़ने वाला है।
और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बचा हुआ पार्ट क्या है, आई नेगेटिव। अब आई नेगेटिव के पास चांस है कि वो यहाँ पर भी अटैक करा सकता है इस वाले कार्बन के ऊपर, उसके पास एक चांस ये भी है कि वो इस वाले कार्बन पे भी अटैक करा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज टफ टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इस वजह से ये हमारा जो आई नेगेटिव होगा वो इस कार्बन पे अटैक तो नहीं कराना चाहेगा, मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो निश्चित रूप से आयोडीन कहाँ अटैक करा होगा, इस कार्बन के ऊपर। और जब ये कार्बन के ऊपर आई नेगेटिव अटैक कर रहा होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हुआ और यहाँ पर हमें फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा और हमारा जो CH3 है वो आयोडीन के साथ कनेक्ट होकर के CH3I दे रहा होगा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के अंदर हमारा अगला टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। हमें क्या करना है, एल्कोहल के बीच से अब वाटर हटा देना है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। मान लीजिए इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम 140 डिग्री पर कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 के प्रेजेंस में कर दें तो हमें ये ईथर मिल जाएगा। याद रखना हमने क्या बोला कि आपको क्या लेना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 लेना है और वहां पर टेम्परेचर 140 डिग्री लेना है। ऐसा करने पर एक मॉलिक्यूल का OH और दूसरे मॉलिक्यूल का H जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कनेक्ट होकर के ये ईथर दे रहा होगा। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका पहला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे इथेनॉल ले रखा है और जो एसिड हमने लिया उसने हमें क्या दिया, H+ दिया। तो इथेनॉल में इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। मान लीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया H+ की तरफ, तो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आकर के कनेक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन की खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट कर दिया है। तो इस तरीके से हमें इथेनॉल का एक प्रोटोनेटेड फॉर्म मिल जाएगा। एंड सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है कि एक दूसरा मॉलिक्यूल हमने इथेनॉल का लिया और उसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दिया। तो देखो भैया इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जंप कर जाएंगे जब यहाँ का लोन पेयर इसके कार्बन पर अटैक कर रहा होगा। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की खोपड़ी पर आ गए, इस वजह से ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और ये पूरा पार्ट जो है वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और जो ये आपका एल्कोहल है उस एल्कोहल में जो ये वाला ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उस ऑक्सीजन ने क्या किया है, लोन पेयर डोनेट किया है। तो इस तरीके से हमें ये प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्म मिलता है और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इनके बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। तो क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इसको इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, इस वजह से ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और हमें ये ईथर देखने को मिल रहा होगा। अभी तक जो हमने सीखा उसको मैं समराइज कर देता हूं कि देखो भैया एक इथेनॉल मॉलिक्यूल और दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल हटाते हैं और हमें यहां पर ईथर मिल रहा होता है। वो काम कब होता है, जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करें या कंसंट्रेटेड H3PO4 यूज करें, लेकिन वहां पर हम टेम्परेचर कितना रखना चाह रहे हैं, 140 डिग्री सेल्सियस रखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा करके 170 डिग्री कर दिया तो एक ही मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल से हमें वाटर का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब की बार H और OH का जो एलिमिनेशन हो रहा है यह इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा और इस तरीके से हमें ये वाला एल्कीन मिल रहा होगा। देखो हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन हटा दिया और ये OH हटा दिया, तो निश्चित रूप से इस कार्बन की वैलेंसीज खाली होंगी और इस पर हमने एक नया पाई बॉन्ड ला करके बना दिया और क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है इस वजह से इस सिस्टम को एल्कीन बोला जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को मैंने 3 घंटे में ख़त्म कर दिया है। 3 घंटे में मैंने 4 लेक्चर्स लिए हैं और उस 4 लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी के हर पॉइंट को, हर टॉपिक को कवर किया है। ये जो लेक्चर्स हैं ये बोर्ड के बच्चे के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन अगर किसी जेई और नीट एस्पिरेंट को एनसीईआरटी दोहरानी है या पढ़ना है तो बस वो ये वीडियोज़ देख ले, उसको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने हर टॉपिक को इसमें इंक्लूड कर रखा है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।